जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं जो चल रहा हूँ ये हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री जो है शुरुआत करते हैं, यानी आधुनिक इतिहास की आज मैं जो है शुरुआत करते हैं। और आज मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले शुरुआत रही हम मुगल वंश से करेंगे, क्योंकि कहानी जरूर करूँगा। बाबर एक मुसलमान सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान थे। कहते हैं कि भारत पर अगर मुसलमानों का आक्रमण की बात किया जाए तो 712 ईस्वी में पहला आक्रमण। और एक चीज और, जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे एक चीज जरूर आग्रह करूंगा कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है मुगल वंश, आप मेरे बोर्ड से ज़्यादा मेरे बातों पर ध्यान दिया कीजिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर आज होगी। ये वीडियो में मैं मुगल वंश की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगर आप ध्यान से हमारी बातें सुनते हैं, बोर्ड से ज़्यादा आपकी कहने पर आज विश्वास करें, आज बहुत कुछ मुगल वंश से दे जाएंगे, जिससे आपको जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए लिटरेचर अगर लिखने के लिए आएगा, जो हम लोग मेंस में लिखते हैं, वो मुगल वंश के कोई भी पार्ट कहीं से भी अगर आपको लिखने का मौका मिलेगा तो मेरा मानना है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे ढंग से सवाल का आंसर दे सकते हैं। बाकी जनरली जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो हम बात कर रहे थे कि भारत पर मुस्लिम का आक्रमण बहुत पहले से प्रारंभ हो गई थी और 712 ईस्वी में पहली जो है अरब का मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। वो पंजाब के शासक दाहिर को हराया था, उससे युद्ध हुई थी। और कहते हैं कि धीरे धीरे मुस्लिमों का जो भारत के प्रति लगाव, आकर्षण बढ़ता गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत की बढ़ती जनसंख्या, भारत का हिंदुत्व का पहचान और भारत का कल्चर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एकता का भावना, और साथ ही जो है हमारा भारत शुरू से ही कुटुंबय जो है अतिथि देवों का जो है भाव रखा गया था। इसका भी एक महत्वपूर्ण जो है ढांचा माना जाता है। और इन सबों से ज़्यादा अगर राजनीति की बात किया जाए भारत में, तो भारत एक बड़ा अखंड भारत था ही, लेकिन यहाँ जब बड़े बड़े शासकों के द्वारा अखंड भारत बनाया गया, बाद में उन शासक, उन राजवंशों जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, इस सब वंशों के जब जाने के बाद भारत टुकड़ों में बढ़ता चला गया और भारत में कई ऐसे छोटे छोटे राजवंश हुए जिसमें आपस में ही मतभेद हुआ, और इसका परिणाम भारत के आम जनता को भुगतना पड़ा। भारत एक बहुत ही विशाल देश था, लेकिन इसको राजनीतिक ने तोड़ने का काम किया। भारत के राजाओं ने इसे खंडित करने का काम किया। आज भी अगर हम देखते हैं तो भारत को तोड़ने के अगर काम करते हैं तो कुछ वैसे वामपंथी दल जो अपने स्वार्थवश, छोटी सी स्वार्थ के लिए आम जनता को एक प्रभावित का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं मुगल वंश की। मुगल वंश या जितने भी विदेशी यहाँ आक्रमण किए, वो सभी भारत के ही राजाओं के सपोर्ट से, उसके प्रोत्साहन से और उनके सहयोग से यहाँ जीत हासिल किया, यहाँ अपना अधिकार किया और भारत के लोगों को गुलाम बनाया। तो इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो राजनीतिक, और सबसे बड़ा कोई गुनहगार है तो भारत की जनता है, भारत के राजनीतिक शासन सत्ता है, जो भारत की जनता उसमें पिसाते हैं।
तो चलिए, मुगल वंश जो भारत में आक्रमण करने का काम किया, और भारत में आक्रमण ही नहीं, यहाँ अपनी सत्ता को भी स्थापित किया। जो अरब से आने वाला जो पहला मुसलमान था, मोहम्मद बिन कासिम की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो आया, लेकिन वो लुटेरा थे। वो आए और अपने धर्म के साथ साथ यहाँ की धन दौलत को लूटे और अपने धर्म की प्रचार कर वो पुनः चले गए। लेकिन उसके बाद जो भी धीरे धीरे आया, जैसे मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनी आया, वह भी उनका उद्देश्य था भारत को लूटना और अपने धर्म की प्रचार करना। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी था, उनका भी उद्देश्य भारत के धनों को लूटना था और यहाँ अपने इस्लाम को प्रचार प्रसार में बढ़ावा देना था। साथ ही साथ वह जीते हुए कुछ प्रांतों को अपने सैनिकों को देता चला गया, जो इच्छा जाहिर भारत में रहने को किया। इस तरह से उन्हीं का गुलाम, जो नाम सुने हैं आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की, दास वंश की भारत में स्थापित किया और मुस्लिम वंश भारत में स्थापित करने का जो श्रेय है वही कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। और वह सल्तनत काल जो चला और लोदी वंश तक चला। लोदी वंश जो 5 राजवंशों के द्वारा चलाया गया। उसके बाद जो भी वंश आया उसी का नाम था मुगल वंश। लोदी वंश का अंतिम जो शासक इब्राहिम लोदी, उनसे बाबर की युद्ध हुई और लोदी वंश के इब्राहिम लोदी की बुरी तरह मैदान में हार होती है और उसके पुनः बाबर पूरे भारत पर कब्जा जमाता है और मुगल वंश की स्थापित होती है। तो सबसे पहले हम बाबर की थोड़ी सी परिचय कर लेते हैं। बाबर था क्या? बाबर एक मुसलमान था और तुर्क मुसलमान था। लेकिन हम लिखे पहले बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखने के साथ साथ ध्यान से सुनना भी जरूरी होगा। तो बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे, हम भारत की बात कर रहे हैं, और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर था क्या? तो तुर्क। बाबर जो था वो तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मानने वाला, सुन्नी संप्रदाय को मैंने इस्लाम धर्म पढ़ाए हैं, जिसमें हमने बताया था शिया और सुन्नी। अगर जो भी नहीं पढ़े हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप इस्लाम धर्म भी देख ले, जिससे आपको मालूम होगा कि शिया और सुन्नी किन किन अनुयायी जो थे उनको मानने वाले थे। जिस तरह से सुन्नी मोहम्मद साहब के अनुयायी मानने वाले थे और शिया उन्हीं के दामाद अली हुसैन के मानने वाले हुए, जिसमें बार बार इन दोनों में मतभेद होता रहता है। तो ये तुर्क सुन्नी मुसलमान थे। कहते बाबर का वंशज काफी, मतलब अगर कहा जाए तो पुराना है, लेकिन उतनी भी पुराना नहीं है जितने हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि वंशज उनके पिता की ओर से तैमूर जो भारत पर आक्रमण किया था और यह भी भारत पर लूटने का काम किया था, दिल्ली तक के लूटने का काम किया था तैमूर। ये 12वीं शताब्दी की अगर बात किया जाए तो 1336 ईस्वी के समथिंग में, यानी 14वीं शताब्दी में ये समथिंग लूटने का काम किया था भारत को। अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तैमूर का और चंगेज खां के, तो मैं इसकी भी वीडियो में स्पेशल आप लोग को बनाकर दूंगा, जिसमें इसकी जानकारी मिलेगी। तैमूर, ये लंगड़ा तैमूर कहलाते थे, क्या हुए लंगड़ा, कैसे हुए, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और दूसरी तरफ चंगेज खां, माता की ओर से जो चंगेज खां था, बाबर का वंशज याद रखिएगा, पिता की ओर से तैमूर, माता की ओर से चंगेज खां था। ठीक है, यानी उनके माता जो थी वो चंगेज खां के वंशज थी। चंगेज खां जो मंगोलों का एक खूंखार और दरिंदा, और हम ये भी कह सकते हैं कि क्रूर साम्राज्य था अपने समय का। वह भी भारत पर कई बार आक्रमण करने की कोशिश किया। भारत के किनारे जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने जीता, बहुत ही कत्ल किया। कहा था चंगेज खां और जो है तैमूर, कत्लों की बात किया जाए तो 1 करोड़ से कम नहीं लोगों को कत्ल किया था।
यानी करोड़ों की संख्या में लोगों को कत्ल करने का इनके ऊपर जाता है। मैं इसकी अगर चर्चाएं करूंगा तो काफी लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों की चर्चा मैं स्पेशल एक वीडियो में आप लोग को दूंगा, जिससे इन दोनों की चर्चा और इनकी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल हम मुगल वंश की चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं, जैसे भी अगर लिटरेचर लिखने की बारी आएगा तो आप स्पष्ट भी लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबर का वंशज जो पिता की ओर से तैमूर था, माता की ओर से चंगेज खां था। हम बाबर के कुछ संबंधों की बात करते हैं तो बाबर के जो माता और पिता का नाम की बात करेंगे तो इनके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, ये उमर शेख मिर्जा थे फरगन्ना का शासक माने जाते थे। अब बात करते हैं फरगन्ना कहां पड़ता है, तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जो अभी छोटा सा एक देश है, वहां ही फरगना पड़ता, जहां का एक छोटे से प्रांत का उमर शेख मिर्जा शासक थे। कहते हैं उज्बेकिस्तान आज वर्तमान में जो फरगना है वो उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों में भी आ चुका है, ठीक है ना, कुछ क्षेत्र। साथ ही माता कुतलुक निगाह खां, कुतलुक निगाह खां, थोड़ा नाम अलग टाइप का लगता है इसलिए कुतलुक निगाह खां इनके माता थे, जो चंगेज खां के वंशज माने जाते थे। उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज और कुतलुक निगाह खां जो थे वो चंगेज खां के वंशज थे, ठीक है। अब कहते हैं कि बाबर का जो जन्म होता है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना वही अफगानिस्तान क्षेत्रों में होती है। बाबर का जन्म ये बड़ा पुत्र कहलाता है उमर शेख मिर्जा का, क्योंकि इनका 4 भाई अन्य भी थे जो इनसे छोटे थे। बाबर भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में इनका जन्म होती है। लेकिन बाबर अपने पिता के स्थान पर राजगद्दी स्थापित करता है। बड़ा पुत्र के नाते इनकी पिता काफी कम समय में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और जिस कारण अपने पिता की कार्यभार उनके गद्दी को संभालता है बाबर, और काफी कम उम्र में, मात्र 11 वर्ष की उम्र में, मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर राजगद्दी पर बैठता है। और वह डेट आप याद रखना होगा 8 जून 1494 ईस्वी में। 8 जून 1494 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की अवस्था में बाबर राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, क्लियर। कहते हैं बाबर जो उपाधि था वो जितने भी बाबर के पहले थे वो मिर्जा को उपाधि मिलता था। यानी बाबर के जितने भी उनके पिता, दादा, परदादा या जो भी थे, उन सब जो उपाधि धारण करते थे वो मिर्जा, जो शासक बनते थे वो मिर्जा बोला जाता था। याद रखिएगा, थोड़ा भी आई है। लेकिन बाबर उपाधि जो हटाया वो मिर्जा हटा करके पद पादशाह की उपाधि धारण किया था। पद पादशाह, याद रखना, पद पादशाह की उपाधि मिर्जा के जगह बाबर पहला ऐसा शासक हुआ अपने वंश का, तुर्क सुन्नी मुसलमान का शासक, जिन्होंने अपने एक उपाधि, नया उपाधि धारण किया। और बाबर ही था जिन्होंने बाद में उन्हें 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। ये बादशाह 1507 ईस्वी में, सुनाई दे रहे होंगे आप लोग को स्पष्ट, 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि बाबर था, लिया था उपाधि। और किसी भी मुस्लिम संप्रदाय या मुगल वंश के जितने भी पूर्वज वंशज थे वो पहला शासक बाबर था जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया था, ठीक है। कहते हैं बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें से 4 पुत्र के नाम आप सुने होंगे। हुमायूं बड़ा पुत्र इसका था, कामरान, अस्करी और हिंदा, ये 4 पुत्र इनके थे, ठीक है ना।
फिर हम एक बार बोल सकते हैं बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदार। ये 4 पुत्र बाबर के थे। अब बाबर के निजी क्षेत्र में है हम जब घुस रहे हैं तो एक चीज और हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि बाबर का विवाह, ऐसे तो कहा जाता है कि बाबर का विवाह की लेखा जोखा संभव नहीं है क्योंकि उनकी कई रानियां थी, कई पटरानियां थी। वो जहां भी जाता था वो अपने जो है एक रानियां बना ले जाती थी, तो इसकी कोई लेखा जोखा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रानियां थी जो इनकी निजी जीवन में दखलंदाज जीवन भर देता रहा। उन्हीं कुछ रानियों की हम लोग नाम ले रख सकते हैं। पहली रानियां जो विवाह किया था जिसका आयास सुल्तान बेगम। आयास सुल्तान बेगम, आप नाम सुन रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे हैं तो हम यहाँ देखे लिख रहे हैं आयासा सुल्तान बेगम। सुल्तान बेगम, आयासा सुल्तान बेगम, ये 1499 ईस्वी में इनसे विवाह किया। 1499 ईस्वी में आयासा सुल्तान बेगम से विवाह किया। वही जैनब सुल्तान बेगम से 1504 ईस्वी में विवाह किया, जैनब सुल्तान बेगम से। और 1506 ईस्वी में महम बेगम से विवाह किया, महम बेगम से। और 1519 ईस्वी में मुबारिका यूसुफजई से विवाह किया, मुबारिका यूसुफजई। इसके अलावा मयूसा बेगम थी, सलिया बेगम थी और अन्य भी इनके जो है पत्नियां थी, जिसकी काउंटिंग आप एक समान रूप से करना ठीक नहीं है। लेकिन ये कुछ पत्नियां थी जिसका हम नाम ने लिखा, आयास सुल्तान, आयासा सुल्तान, जैनब सुल्तान और महमूद बेगम, मुबारिका यूसुफजई और मयूसा बेगम, सालिया बेगम। तो इस तरह से इनका जो है पत्नियां थी। और आपको ये याद रखना होगा कि इसकी लेखा जोखा हम लोग नहीं रख सकते हैं और एग्जाम में भी इसके बेसिक कभी पत्नियों के विषय में नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर आपको लिटरेचर लिखना होगा मेंस में, अगर बीपीएससी में बैठे हुए हैं या यूपीएससी में, तो आप कहीं कहीं आप इसको अगर अपने हिसाब से ढंग से सजाना होगा तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। अब कहते हैं कि बाबर अपनी राजगद्दी पर बैठता है, 4 पुत्र उनके होते हैं और बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। बाबर का आक्रमण 5 बार होती है। और आपको मालूम होगा कि बाबर का जो आक्रमण, बाबर यहाँ धन दौलत को लूटने और यहाँ इस्लाम धर्म को प्रचार करने का उद्देश्य से ही आक्रमण किया था। भारत को जो सोने की चिड़िया नाम दिया गया था, यही भारत की सबसे बड़ी कमियां थी और जिस कारण इसे लूटा गया, हर समय लूटा गया। तो भारत पर आक्रमण बाबर 5 बार करता है। पहला आक्रमण की हम चर्चा करते हैं। भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया वो 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध। यही एक विवाह हमने बताया यहाँ कि मुबारिका यूसुफजई 1519 ईस्वी से विवाह किया था। ठीक है, यूसुफजई जाति के विरुद्ध 1519 ईस्वी में इन्होंने किया विरोध, और जिसमें इसे बाजाओ और भेड़ा पर अधिकार कर दिया। बाजाओ और भेड़ा ये 2 क्षेत्र पड़ता है जिस पर जो है बाबर ने 1519 ईस्वी में आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया और कुछ इस्लाम धर्म के मानने वाले को वहां स्थापित किया और वहां के कुछ यूसुफजई जाति थे, उन्हें जबरन इस्लाम बना करके वहां बसाया गया। तो ये 2 क्षेत्र में पहला आक्रमण भारत पर सफल माना गया। कहा जाता है कि ऐसे भी बाबर जितने भी युद्ध किया वो सभी विजय माने जाते हैं। कहते हैं इसी युद्ध में पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। तोपखाने, बाबर पहला युद्ध यानी यूसुफजई जाति के विरुद्ध 1519 में किया, वो पहली तोपखाने का प्रयोग करने का काम किया था। बाबर का दूसरा युद्ध भी 1519
के समथिंग हुआ और वह वहाँ के अन्य क्षेत्रों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों को उन्होंने हराने काम किया, और हराकर वो अपने अधिकार में जोड़ने काम किया। और बाबर का पुनः फिर तीसरा आक्रमण, जो फिर दो बड़े क्षेत्रों को उन्होंने जीता, जो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ। ये तीसरा आक्रमण, क्योंकि मैंने पहला तो बताया 1519, अब 1519 में ही दूसरा आक्रमण जो अन्य छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतने का काम किया, लेकिन तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ, जिसमें सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार कर दिया। सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार करने का काम किया था। यह तीसरा आक्रमण, लेकिन चौथा आक्रमण जो बाबर भारत पर चौथा आक्रमण किया था वो 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में भारत पर आक्रमण चौथा था, जिसमें उन्होंने लाहौर और दीपालपुर को जीता। लेकिन भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण काम आता है, देने काम करता है, वह तीन व्यक्ति कहा जाता है कि 1524 ईस्वी के आक्रमण जो भारत पर उन्होंने चौथा आक्रमण किया, इन्हीं तीन व्यक्तियों के आमंत्रित कारण भारत पर आक्रमण बाबर ने किया था। पहला का जो हम नाम दे सकते हैं कि पंजाब का सूबेदार दौलत खां था। वो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां, जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने का। जबकि वही दूसरा इब्राहिम लोदी का मामा था, अपना मामा आलम खां, वह लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रित किया। और तीसरा मेवाड़ के शासक राणा सांगा था, जिन्होंने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रित किया था। तो याद रखना होगा कि भारत पर बाबर को आक्रमण करने का आमंत्रित तीन व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, और यह तकरीबन 1519 से 1524 की बात है। जो पहला था पंजाब का शासक दौलत खां लोदी, दूसरा इब्राहिम लोदी का मामा आलम खां, और तीसरा मेवाड़ का शासक राणा सांगा। ठीक है। अब कहते हैं बाबर भारत पर तीसरा जो आक्रमण 1520 में किया, सियालकोट और सैयदपुर, चौथा आक्रमण जिसमें उन्होंने लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया, लेकिन वही पांचवा आक्रमण भारत पर, वो पांचवा आक्रमण किया जिसमें आप देख सकते हैं पांचवा आक्रमण 1525 ईस्वी में किया। और यही 1525 ईस्वी में दौलत खां लोदी और आलम खां, दौलत खां लोदी और आलम खां के विरुद्ध किया था। यानी जिसने गहरा खोदा उस गहरे में वही गिरा। इन्होंने आमंत्रित किया था और बाबर लूटता गया और कई क्षेत्रों को उन्होंने अपने कब्जा बनाता शुरू कर दिया। अब इन दोनों को परेशानी हुआ और तब पुनः फिर पांचवा आक्रमण बाबर इन्हीं दोनों के खिलाफ किया था 1525 में, जिसमें दौलत खां लोदी और आलम खां को बुरी तरह हराया था। बाबर अपने जीवनी में भी ये लिखा था, कहा था कि मैं किसी भी स्थान पर 2 बार रमजान नहीं मनाता। ये बाबर की जीवनी था, और आप लोग भी ध्यान सुने कि किसी भी एक स्थान पर वो 2 बार रमजान नहीं मनाता है। ये बाबर का कथन था। कहते हैं ये आक्रमण के बाद, यानी पांचवा आक्रमण के बाद, भारत पर तकरीबन बाबर का एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा हो गई। लेकिन बाबर का सपना था दिल्ली को कब्जा करना, दिल्ली के गद्दी पर बैठना, और यही एक सपना के कारण बाबर को पुनः भारत पर आक्रमण करना पड़ा। वो भारत पर नहीं, दिल्ली पर आक्रमण करना पड़ा, क्योंकि भारत पर वो पहले ही आक्रमण कर दिया था और भारत के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। अब भारत के राजाओं को भी अपने अधीन करना शुरू कर दिया था और अपने में मिला लिया था। और साथ ही साथ जो भी इब्राहिम लोदी
जो भी उनके दुश्मन थे वो सभी बाबर के निहित चला गया, जिससे बाबर एक बहुत बड़ी शक्ति उभर कर सामने आया और उसे अब लगा कि मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा और दिल्ली कि लोधी वंश को उखाड़ फेंक कर मैं खुद वहां एक नया वंश स्थापित करूंगा, जिसे बाद में हम लोग मुगल वंश, मुगल साम्राज्य के नाम से जानेंगे। तो वह कहते हैं कि भारत पर जो आक्रमण उनका बाबर का जो दिल्ली पर आक्रमण था वो 1526 ईस्वी का आक्रमण था। 1526 ईस्वी 21 अप्रैल को हम यहां लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, इसको मिटा करके थोड़ी सी यहां लिखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह बाबर का आक्रमण दिल्ली पर था। ये पहला आक्रमण नहीं कर सकते हैं या भारत पर भी नहीं कर सकते हैं, यह आक्रमण दिल्ली पर था। और यह दिल्ली पर आक्रमण जो था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ था। कतईसी आक्रमण में इन्होंने तोप खाने का भी, साथ में बारूद का भी प्रयोग करने का किया था। और भारत में तोपखाने और बारूद का प्रयोग अगर कोई पहले किया तो बाबर ही किया था। अब अपने लिटरेचर में और अपने लिखावट में एक ध्यान दीजिएगा कि भारत पर पहला बारूद बनाने वाला, बम बनाने वाला, तोपखाने का प्रयोग करने वाला वो बाबर था और बाबर ही इसको प्रचलित पूरे भारत में किया था। इस युद्ध को यानी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के जो युद्ध दिल्ली के विरुद्ध किया गया, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया गया, उसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। हम इसी पानीपत के युद्ध के बाद बाबर भारत के साथ साथ दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इन पानीपत का युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी मारा गया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की बात है और मुगल वंश की नींव भारत पर डाल दी गई थी, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई थी और पूरे भारत अब मुगल वंश के अधीन हो गए थे, मुगल वंश साम्राज्य के अधीन हो गए थे। मुगल वंश की स्थापना जो 1526 ईस्वी में की गई थी, कहते हैं ये 1526 ईस्वी में जो मुगल वंश के साथ साथ 1857 ईस्वी तक चला, यानी एक लंबा समय तक मुगल वंश दिल्ली के गद्दी पर स्थापित करने वाला कोई एक वंश था तो मुगल वंश था। 331 वर्षों तक भारत पर मुगल वंश का ही अधिकार रहा और 331 वर्षों का यह अधिकार पूरे भारत पर मुस्लिमों का दौर बढ़ता चला गया और काफी बढ़ा, जिसमें मुस्लिम भारत पर एक अभिन्न अंग भी बन चुका। हिंदुत्व का, सनातन धर्म का कमियां मुगल वंश से बहुत ज़्यादा देखने को मिला। साथ में जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ से ही मुस्लिमों वर्ग की जनसंख्या भारत में बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद भारत में बाबर ने युद्ध लड़ा। कहा जाता है कि भारत में पानीपत को जोड़ दे तो कुल भारत में 5 ऐतिहासिक युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए और उन सबों में वो विजय हासिल किया था। उन्हीं में से हम कुछ युद्ध की बात करें और साथ ही साथ बाबर की लास्ट जो है उनकी मृत्यु तक हम देखेंगे। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि बाबर के द्वारा जो लड़ा गया 4 युद्ध वो देखना है, क्योंकि इसके पहले जो एक युद्ध लड़ा है मैं उसकी चर्चा पहले ही कर चुका हूं। बाबर के द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए थे, ये चारों युद्ध का चर्चा हम अभी करेंगे। ठीक है, ये 4 युद्ध आपको हमेशा यह युद्ध याद रखना होगा, क्योंकि यह युद्ध फिर भी आई है।
पहला डेट है 21 अप्रैल 1526, दूसरा डेट है 17 मई 1527 और तीसरा डेट है 29 जनवरी 1528 और चौथा डेट 6 मई 1529। ये चारों युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया और ये चारों युद्ध में विजय हासिल हुआ। ये युद्ध आपको याद रखना होगा। तो मैं सबसे पहला युद्ध चर्चा हूं, ये पहला ऐतिहासिक युद्ध जो बाबर के द्वारा जीते गए थे। ऐसे तो जितने भी युद्ध लड़ा, जितने भी आक्रमण किए बाबर भारत पर, सभी में वो जीत लगभग में हासिल किए, लेकिन यह ऐतिहासिक जीत माना गया इस कारण क्योंकि यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली की सत्ता इसे मिला और जहां से पूरे भारत को अपने अधीन करना शुरू किया। इसलिए यह युद्ध ऐतिहासिक माना जाता है, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। पानीपत का इसको हम लोग प्रथम युद्ध कहते हैं क्योंकि पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था। हम तीनों युद्ध की चर्चा करेंगे, लेकिन यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी, उस समय लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अब लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी, और उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने बुरी तरह हराया। और ही नहीं, इतना ही नहीं, उसे इसी युद्ध में मृत्यु को भी प्राप्त हुआ। किसको? इब्राहिम लोदी को। और इस युद्ध में बाबर विजय हासिल किया। कहते हैं बाबर विजय का कारण बना, कुछ कारण बना। कुछ लोगों का मानना है कि बाबर के विजय का कारण तुगलमा युद्ध नीति का अपनाना, तुगलमा युद्ध नीति का अपनाना, साथ ही साथ तोपखाने का प्रयोग करना। और कहते हैं भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा की गई थी। इस युद्ध में जितने तुगलमा नीति और तोपखाने का प्रयोग करना किसमें? पानीपत का प्रथम युद्ध में, जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। याद हो गई? हमें तो लगता है कि ये आपका क्लियर है। तो दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उसका नाम था उस्ताद और मुस्तफा। 2 प्रमुख निशानेबाज उस्ताद और मुस्तफा, जो तोपखाने तोप चलाते थे। कहते पानीपत के प्रथम युद्ध में जो विजय हासिल हुआ उसमें बहुत सारे उन्हें धन दौलत मिला। विजय हासिल होने के बाद उसे धन दौलत मिला। किसे? बाबर को। और कहते हैं उसमें कोहिनूर हीरा उसे हाथ लगा। पानीपत के युद्ध के विजय में उसे कोहिनूर हीरा भी हाथ लगा था, जिसे गोलकुंडा खान से निकाले गए थे। कुछ लोगों का यह मानना था, कुछ विद्वानों का मानना था कि कोहिनूर हीरा विश्व के सबसे कीमती हीरा में से एक है और इसकी इतनी रकम है कि इसकी रकम से पूरे विश्व के आधी दुनिया, आधी पृथ्वी के खर्च इससे एक दिन के निकाले जा सकते हैं। ऐसा इतिहासकार का मानना था। यानी काफी कीमती है। जो वर्तमान में कोहिनूर हीरा धीरे धीरे छोटा होता गया और अभी लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है। और इस कोहिनूर हीरा को बाबर ने अपने प्रिय पुत्र हुमायूं को दिया। हुमायूं को इसे उपहार मिला। बाकी धन दौलत जो लूटे गए थे वो अपने सगे संबंधियों को बांट दिए। कहते हैं ये पानीपत के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध घाघरा का युद्ध लड़ा 17 मार्च 1527 में बाबर ने। 17 मार्च 1527 में खानवा के युद्ध बाबर और राणा शाह के बीच हुआ था। वही राणा शाह जो बाबर को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, बाद में उसे ही अपने रास्ते से बाबर भी हटा दिया। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी
किसी दूसरे के प्रति बुरा मत सोचना है। अगर दूसरे के प्रति सोचते हैं, ईश्वर उसके खुद बुरा होता है ईश्वर के द्वारा। इसलिए इंसान को अपने लिए सोचना है, अच्छे और बुरे। जीवन में कभी भी दूसरों के लिए सोचे तो सिर्फ अच्छा ही सोचे, कभी बुरा ना सोचे। ये हमारा नहीं मानना है, ये समस्त कार्यशैली और बीते हुए घटना ईश्वर और गीता का मानना है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि जैसे इन्होंने बुलाया था, बाबर को इनवाइट किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, पुनः इसे युद्ध में लड़ा। कहते इसे खानवा का ऐतिहासिक युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ, जिसमें इसमें भी राणा शाह की पूरी तरह हार हुई। इतना ही नहीं, राणा शाह को 30 जनवरी 1528 ईस्वी में 30 जनवरी 1528 में जहर देकर के मार दिया गया था। और कहते हैं इसी खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण किया था। ये गाजी की उपाधि धारण किया था कौन? बाबर। तीसरा युद्ध बाबर को चंदेरी का युद्ध कहते हैं। 29 जनवरी 1528 में बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ा। कहते हैं यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसे बाद मेदिनी राय बुरी तरह इसमें हारा गया और कई क्षेत्रों पर बाबर पुनः विजय प्राप्त कर लिया था। चंदेरी के कई इलाके जो मेदिनी राय के अधीन थे, वो सारे के सारे बाबर के अधीन हो गए। ये तीसरा युद्ध जिसे हम चंदेरी का युद्ध कहते हैं, और लास्ट चौथा और बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध घाघरा का युद्ध कहते हैं, जो 6 मई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। कब? 6 मई 1529 ईस्वी में किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। इतिहासकार का मानना है कि बाबर के द्वारा लड़े गए घाघरा का युद्ध जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। यानी इसे जल में भी और स्थल में भी दोनों जगह पर लड़ा गया था बाबर का ये घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इसके बाद बाबर का साम्राज्य विस्तार काफी बढ़ गया था। मानना है कि बाबर का घाघरा के युद्ध के पश्चात बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा, हिमालय से ग्वालियर तक फैल गया था। ऑक्सस से घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक भारत का विस्तार, बाबर का विस्तार भारत में फैल गए थे। कहते हैं बाबर की उदारता, अपनी उदारता के कारण जो बाबर को एक उपाधि मिली गई थी जिसका नाम है कलंदर की उपाधि। बाबर की उपाधि मिली थी कलंदर की, उनकी उदारता के कारण यह उपाधि उन्हें दी गई थी। खानवा युद्ध जीतने के बाद मैंने बताया था कि बाबर गाजी की उपाधि धारण किया। मैंने यहाँ भी लिखा था बाबर खानवा युद्ध के विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। बाबर मुबियान नामक एक पद शैली स्थापित की थी, जिसे इसको पद शैली कहते हैं। ये बाबर के द्वारा स्थापित की गई थी क्योंकि बाबर युद्ध के साथ साथ शिक्षित था, विद्वान था। उन्हें अध्ययन कई गुरु के द्वारा अध्ययन प्राप्त हुआ था और यही कारण है कि बाबर के एक अच्छे गुण थे तो एक बुरे गुण था। अच्छे गुण वो था जो लोगों के प्रति उदारता दिखाना, साथ ही साथ ज्ञान शिक्षा अपने अंदर ग्रहण करना। और दूसरे बुरे हम ये कह सकते हैं, अब गुण ये कह सकते हैं कि वह अधिक से अधिक जो विस्तारवादी नीति अपनाता था और साथ ही साथ युद्ध पर अधिक विश्वास करता था और कई कत्लों के जो है वो अपने समय में कई कत्ल भी किया था। तो मुबियान नामक पद शैली की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी स्थापित की थी, यानी गज ए बाबरी भी बाबर के द्वारा चलाए गए थे। साथ ही साथ बाबर लिपि की भी शुरुआत किया, जिसका नाम दिया खत ए बाबरी। ये लिपि था बाबर के द्वारा चलाया गया।
इसका नाम खत ए बाबरी मिला। साथ हम कह सकते हैं कि मुबियान जो नामक पद शैली जो स्थापित किया था बाबर, ये काफी प्रचलित उस समय के हुआ था और ये पद शैली उस समय के सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान के बीच प्रिय होने के कारण हर कोई ने अपनाना शुरू किया था। कहते हैं बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा। तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, यानी बाबर तुर्की भाषा का महान विद्वान माना गया था। वो विद्वान था तुर्की भाषा के, जिसमें वो अपनी आत्मकथा भी लिखा था तुजुक ए बाबरी। और इतिहास का मानना है कि तुजुक ए बाबरी का बाबरनामा के नाम से अनुवाद किए गए थे फारसी में, जो मुगल वंश का राजकीय भाषा भी कहा जाता है। मुगल वंश का राजकीय भाषा फारसी, बाबरनामा जिसे हम कह सकते हैं। और ये बाबरनामा को दो व्यक्ति ने अनुवाद किया था, रहीम खान और प्यादा खान। रहीम खाना और प्यादा खान। कहते हैं कि बाबरनामा में ही, यानी तुजुक ए बाबरी में ही बाबर ने भारत के एक शासक को अपने समतुल्य, अपने समान शक्तिशाली और उनका वर्णन अपने जीवन शैली में किया था। बाबरनामा में विजयनगर का ही सम्राट कृष्णदेव राय उस समय का शक्तिशाली शासकों में से एक इन्होंने बताया था, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। और ये VVI रखिएगा, ये युद्ध भी VVI, और ये आपका जो क्षेत्र फैला हुआ था इसको भी हम लोग VVI रखेंगे कि अक्सर से घाघरा, हिमालय से ग्वालियर, कृष्णदेव राय बाबरनामा में इन्होंने चर्चा किया। कहते हैं बाबर सूफी संत एक थे जिनके बहुत ही उनके अनुयायी उनके नजदीकी रहे और उनके विचारों से अपने विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया था, जिसका नाम था ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर। ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर, याद रखिएगा, ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर ये सूफी संत थे। इनके विचार से बाबर का विचार काफी मिला, क्योंकि ये इनके अनुयायी माने। अंतिम पद वक्त कह सकते हैं कि बाबर की इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में होती है और उस समय इनकी आयु मात्र 48 वर्ष होता है। मात्र 48 वर्ष, यानी यंग अवस्था में ही बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होता है। बाबर को दफनाया जाता है आगरा में, जो यमुना नदी के किनारे पड़ता है आगरा। इन्हें वहां दफनाया जाता है। बाद में इनके इच्छा के अनुसार, इनके बाबरनामा में जो वर्णित इनके इच्छा के अनुसार बाबर को काबुल में दफनाया जाता है। काबुल में दफनाया जाता है इनके इच्छा के अनुसार। यही जो स्थापित बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो किया था, इनका उत्तराधिकारी यानी इनके बाद 1530 ईस्वी में इन्हीं का बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। कहते हैं 1526 में इन्होंने स्थापना किया और 1857 यानी 331 वर्षों तक चलने वाला एक सबसे बड़ा विस्तार मुगल वंश था। 331 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा थोड़ी बात। और बाबर के बाद जो हम चर्चा करेंगे, जिन्हें कोहिनूर हीरा मिला था, हम हुमायूं की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हुमायूं के अगले देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत।